सुबह सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर जवेरिया सुबह सितारा के साथ। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिल के करीब मेहमान मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ एक नामी गिरामी पॉलिटिशियन यानी सियासतदान है, बल्कि साथ ही साथ आप लॉयर भी हैं, यानी आप लॉ भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपका तारुफ़ करवाती चलूँ हमारे बहुत मशहूर मरूफ़ और बहुत ही खूबसूरत गेस्ट से, जो आज हमारे प्रोग्राम में मदऊ हैं, राना मशहूद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टोटली वेल एंड गुड। आप बताएं कैसे हैं, आपकी विंटर्स कैसे गुजरी? अच्छी गुजरी, दौड़ भाग में गुजरी और अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान एंड वी आर डूइंग अ लॉट माशाल्लाह। एज आई नो यू आर पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज़, और लोग आपको जिस नाम से और नज़र से जानते हैं उसमें मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होना उस लक़ब से जाना जाता है। और साथ ही साथ मैंने कुछ देखा और स्टडी भी किया कि आप जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे थे तो आपको शहबाज स्पीड के नाम से जाना जाता था, लाइक यू नो फास्ट स्पीड, जब फास्ट ट्रैक पे काम हो रहे थे। तो इसके पीछे क्या रीज़न थी? मैं समझता हूँ कमिटमेंट होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, और जो काम आपको मिले उसको आपको पूरी नीयत से करना चाहिए, तो अल्लाह ताला फिर फजल करता ही करता है माशाल्लाह। नाजरीन, ये तो हम आपको बताना भूल ही गए कि माशाल्लाह इस टाइम ये चेयरमैन यूथ प्रोग्राम को भी हेड लीड कर रहे हैं, और इनकी बहुत सी ट्रैवलिंग रहती है, और इसके साथ ही साथ जनरल जो आवाम है उसमें भी रहते हैं, और साथ ही साथ अपने डिपार्टमेंट के लोगों को और आम पाकिस्तानियों को बहुत सी फैसिलिटेशन भी देते हैं। स्पेसिफ़िकली ये जाने जाते हैं यूथ प्रोग्राम के हवाले से। तो इनसे जानेंगे कि राना साहब हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ये जो यूथ प्रोग्राम है, और ये माशाल्लाह एक बड़े ज़ोरों शोरों से जारी है, और आपका बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी खूबसूरत जगहों पे आपके पेरेंट्स होती है। तो अभी की जो सूरत हाल है इसमें आप यूथ के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं ऑल ओवर सिचुएशन को? देखें, पाकिस्तान की 64% आबादी जो है वो यूथ है जी। अब इस यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करना, इनको एक प्लेटफॉर्म देना, इनको आगे बढ़ने का मौका देना, तो पाकिस्तान की खुशहाली का राज जो है वो यूथ की खुशहाली में है जी। और शहबाज शरीफ साहब जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त से जितने यूथ इनिशिएटिव्स पे काम हुआ, मैं उस वक्त यूथ मिनिस्टर पंजाब भी था, मैं एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब था जी, बिल्कुल। स्पोर्ट्स भी मेरे पास थी, तो हमने पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी दी, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ थे उसके अंदर जो था कि यूथ को अगर आगे आना है और पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो एजुकेशन जो है वो सबसे अहम है। और उसी के लिए फिर हमने लैपटॉप स्कीम से लेके पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड से लेके टॉपर्स को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भेजने से लेके लातादाद यूथ इनिशिएटिव्स का आगाज़ किया जी। और 2013 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट किया, 2013 में लॉन्च किया जी। और उसके अंदर लैपटॉप्स और वही जो कुछ हम नीचे कर रहे थे वही हमने फिर पाकिस्तान की सतह पर शुरू किया। तो पाकिस्तान के नौजवानों को आगे बढ़ने का रास्ता देना यही प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में है, चाहे वो एनवायरनमेंट में है, चाहे वो इंगेजमेंट में है, तो हम उन बच्चे बच्चियों को आगे आने के मौके देते हैं जी। स्पोर्ट्स का मैदान, आईटी का मैदान, आज हमने तमाम मैदान खोल दिए अल्लाह के फजल से। बहुत ही खूब, बहुत ही ज़बरदस्त। और पंजाब गवर्नमेंट स्पेसिफ़िकली आप मरीम नवाज़ साहिबा नौजवानों के लिए हमेशा से ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ना सिर्फ हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बल्कि हमारी जो जनरल पब्लिक की जो यूथ है उसके लिए भी आपने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं। राना साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ये जो अभी यूथ का आप एक ट्रेंड वाइज देख रहे हैं कि बच्चे जो आजकल बहुत ज़्यादा जो यंग बच्चे हैं जो एजुकेशनल सेक्टर में हैं या फिर नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। अगर उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं होता, वो सोशल मीडिया पर उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाते, और कुछ जो बच्चे जो एजुकेशन साइड पर बेहतर हैं उनको बाहर जाने की या फिर यहाँ पर उस तरह से स्कॉलरशिप या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत उन बच्चों के लिए कोई ख़ास इक़दाम ले रही है? देखें, पंजाब हुकूमत अगर मरीम नवाज़ साहिबा की बात करें तो जो होनहार स्कॉलरशिप है, हाँ जी, फिर उसके बाद मतलब आप किस किस इनिशिएटिव की बात करें, मतलब इस वक्त उन्होंने, मैं समझता हूँ कि नौजवानों को जिस तरह शहबाज शरीफ साहब लेके चलते थे उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ लगन के साथ, कमिटमेंट के साथ बच्चे और बच्चियों को इंगेज कर रही हैं, ख़ुद उनके अंदर जा रही हैं। और वफाक की सतह पर अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने
शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं, अभी चंद दिन पहले 41 कंट्रीज़ को बुला के जिस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गर्ल्स एजुकेशन की है और कमिटमेंट दी है कि बच्चियों को पाकिस्तान के अंदर हम तालीम से बाहर नहीं रहने देंगे, तो इस तरह की कमिटमेंट पहले नज़र नहीं आती। और एजुकेशन एमरजेंसी का नफाज किया है और तमाम सूबों को बुला के कहा है कि हमने अपने तमाम वसाइल अपने बच्चों को पढ़ाने पे लगाने हैं। तो ये कमिटमेंट जो है ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के बच्चों को एक सुनहरा मुस्तकबिल देगी और इन बच्चों के ज़रिए ही हम पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात। राना साहब, हमारे नाजरीन को ये बताते चलिए कि जो आपने जैसे कि बात की बच्चियों की और ख़वातीन की, तो जो हमारी यंग जनरेशन है जो स्पेसिफ़िकली जिसमें ख़वातीन की और लड़कियों की बहुत बड़ी शरह है, और कहा जाता है कि पढ़ी लिखी माएँ पढ़ा लिखा मुआशरा बनाती हैं, चाहे वो एम्प्लॉयड हों या अनएम्प्लॉयड हों या हाउस वाइफ्स हों। तो आप कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें स्पेसिफ़िकली जो हमारी बच्ची हैं उनको पढ़ाने की तरफ मतलब तलकीन की जाए या उनको उनके लिए इनिशिएटिव लिए जाए? जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, हमने एक कमिटमेंट दुनिया के सामने की है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे। फिर ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं कि जब ये चीफ़ मिनिस्टर थे तो उन्होंने ज़ेवर तालीम प्रोग्राम शुरू किया था कि वो बच्चियाँ जो स्कूलों में नहीं आती थीं उनका एक स्टाइपेंड रख दिया था ताकि उनके वालिदैन को एक इंसेंटिव मिलेंगे, अगर हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे बच्चियों को तो हमें वो स्कॉलरशिप टाइप सा मिलता है। और फिर हर इनिशिएटिव के अंदर देखें, चाहे बच्चियों को पढ़ाने की बात हो, चाहे उनकी विरासत में हिस्सा देने की बात हो, तो ये कानून शहबाज शरीफ साहब ने पास किया और बच्चियों को मेक श्योर किया कि विरासत में उनको हिस्सा मिले। और फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का बिल पास करवा के पहला सेंटर जो है मुल्तान में ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाया और अब मरियम साहिबा उसको आगे लेके चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चियाँ जब तक जिस माशरे की बच्चियाँ तरक्की नहीं करती वो माशरा आगे जा ही नहीं सकता। और मैं इसके अंदर इंडोनेशिया की मिसाल दूंगा कि इंडोनेशिया में जब उन्होंने ख़वातीन का कोटा 50% किया मुलाजमतों के अंदर, तो इंडोनेशिया की जीडीपी ने 4% की ग्रोथ जो है एकदम जो है दिखाई, तो मज़ीद दिखाई। तो हम ये समझते हैं कि बच्चियों को तालीम दिए बगैर, बच्चियों को एम्पावर किए बगैर, बच्चियों को आगे आने का मौका दिए बगैर पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत बात। राना साहब, हमारे जो नाज़रीन उनको ये बताते चलिए कि आपका फेवरेट सियासतदान कौन है? मैं पसंद तो नेल्सन मंडेला, जिस तरह उन्होंने सियासत की। बरे सग़ीर की बात करें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बदकिस्मती ये है कि हम अपने बच्चों को उनके बारे में उस तरह आगही नहीं दे पा रहे कि जितना बड़ा वो इंसान था, जिस तरह उन्होंने जिद्दोजहद की। और इसलिए नहीं कि मैं PMLN का हूँ, मेरी उम्र गुज़री, मैं यंग था बहुत जब मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को फॉलो करना शुरू किया। तो मियाँ नवाज़ शरीफ से ज़्यादा मुहिब वतन, पाकिस्तान का दर्द रखने वाला और फिर डिलीवर करने वाला शहबाज शरीफ, तो मेरे जो रोल मॉडल्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने सियासत में कदम रखा और माशाल्लाह यू अचीव्ड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट, और पाकिस्तान के लिए भी आप फ़ख्र हैं और इस मोमेंट के लिए, इस वक्त के लिए भी आप बहुत सी जो हमारे बड़े यंग नौजवान नस्ल है उनके लिए भी आपने बहुत सी ज़बरदस्त काविशें की जिस पे हमेशा हर किसी ने आपको अप्रिशिएट किया। अभी तक की कौन सी ऐसी काविश होगी जो आपको ख़ुद को बहुत पसंद है, जो आपने स्पेसिफिकली पंजाब के बच्चों के लिए की हो? देखें, चीज़ें तो बहुत हैं और इसमें मुझे शहबाज शरीफ साहब की हमेशा बड़ी सपोर्ट रही। मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर बना और वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में मैं 2013 में पहली दफ़ा गया तो पाकिस्तान का कहीं पे नाम नहीं था एजुकेशन के अंदर। और हमने जो दिन रात मेहनत की तो 2014 में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में पंजाब मॉडल को पाकिस्तान दुनिया के 5 बेस्ट एमर्जिंग मॉडल्स में से एक मॉडल करार दिया गया। जी। और 2017 में इकोनॉमिस्ट ने एक लिखा आर्टिकल जिसमें उसने कहा कि पंजाब के एजुकेशन मॉडल का मुकाबला पाकिस्तान के बाकी सूबों से नहीं है बल्कि एशिया के बेहतरीन मुल्कों से है। जी। और पर्सनल लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ कि जब मैंने नेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर 70,000 से ज़्यादा बच्चे बच्चियों ने इकट्ठे होकर कौमी तराना पढ़ा था और गिनीज़ का रिकॉर्ड बनाया था जी। तो मुझे जो दुनिया भर से फ़ोन आए, मुझे आज भी याद है कि मतलब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मलेशिया में भी इतने पाकिस्तानी रहते हैं। कनाडा से एक खातून का फ़ोन आया, वो रो रही थी, उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने बच्चों को
खड़ा करके पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा और हमें फ़ख्र महसूस हुआ अपने पाकिस्तानी होने पे। तो इस तरह की बेतहाशा मूवमेंट्स हैं। वो बच्चे बच्चियाँ जिनको शहबाज शरीफ साहब के इनिशिएटिव्स पे दानिश स्कूल, एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड, वो बच्चे बच्चियाँ जब आके अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि किस हम्बल बैकग्राउंड से उठे और आज माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए उससे बढ़कर खुशी और इत्मीनान का बास और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत बात। नाज़रीन, सामीन, आप जैसे देख रहे हैं हमारे नौजवानों को अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। कभी कभी जब हुकूमत आपको अप्रिशिएट करती है तो वो लाइफ चेंजिंग और गेम चेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। इसके साथ ही चलते हैं हम ब्रेक की जानिब और वापस आके राना साहब से करते हैं मज़ीद सवालात। सुबह का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम चल रहा है और ये प्रोग्राम स्पेसिफ़िकली हमारे नौजवान नस्ल के लिए यानी कि यूथ के लिए है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। राना मशहूद अहमद खान साहब जो कि अभी चेयरमैन हैं और लीड हेड कर रहे हैं यूथ प्रोग्राम्स को, और इट्स नॉट ओनली वन, इट्स लाइक अ मल्टीपल यूथ प्रोग्राम्स। सो राना साहब, ये बताइएगा कि ये जो सियासत है ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए या मौरूसी रह गई है या फिर इसमें आम लोग भी, ये जो हमारे नौजवान देख रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत से कोलीग्स हैं, बहुत से एक्ट्रेसेस, एक्टर्स हैं, उसके अलावा भी बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो भी सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको क्या मतलब क्या उनको ज़िंदगी में क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए कि वो एक आपकी तरह का एक एज स्टेज पे आके कामयाब सियासतदान बन सकते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि आपको सबसे पहले, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, बच्चे बच्चियों को कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने साथ सिंसियर हो जाओ, क्योंकि जो शख्स अपने साथ सिंसियर नहीं है ना, वो किसी के साथ सिंसियर नहीं हो सकता। और सिंसियर हो आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले वो हासिल करो। बट उसको हासिल करने के लिए किसी का रास्ता ना रोको, किसी का हक ना मारो, मेहनत करो, कोई शॉर्टकट ना लो। आप ये करते हैं ना तो आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं अल्लाह की ज़ात आपको पहुँचाती है। मैं इसकी मिसाल किसी और को नहीं दूँगा। मैं जब हम पढ़ते थे तो हम 30-40 दोस्तों का एक ग्रुप था और हम सब जो है सोशल वर्क बेताशा करते थे, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मैं ये समझता हूँ कि वॉलंटियरिज़म जो है ना वो बहुत ज़रूरी है माशरे में होना। हमारा दीन क्या, दुनिया का हर दीन जो है वो खिदमत का दर्स देता है। तो आप अगर नीयत से खिदमत कर रहे हो तो आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप किसी जॉब में हैं, आप किसी बिज़नेस में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। तो सियासत करना जो है ना ये कोई टैबू नहीं है। और सियासत के अंदर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हमने मौका दिया है, हमारी जमात ने मौका दिया है। हमारी आज अगर पार्लियामेंटेरियंस को आप देखेंगे तो मिडिल क्लास से प्रोफेशनल्स और जिनका कोई बैकग्राउंड सियासी नहीं था बट उनके अंदर एक जज्बा मौजूद था, उनको हमने आगे आने का मौका दिया। तो आप भी अगर आना चाहते हैं और या चाहती हैं तो बिल्कुल पहले अपनी कमिटमेंट को देखें और उसके बाद रास्ते खुलते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत खूबसूरत बात। इट्स ऑल अबाउट द इंस्पिरेशनल स्पीक एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है राना साहब कि इंसान अगर गोल ओरिएंटेड हो जाए और फोकस्ड हो जाए तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं ज़िंदगी में। अच्छा राना साहब, हमारे जो नौजवान नस्ल है इस टाइम आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जो उड़ी उड़ाई खबर होती है वो भी चलती है, और ये ना सिर्फ सियासत में है बल्कि ये जैसे कोई मेरा न्यूट्रिशन का शोबा है और भी कई चीज़ें, तो कुछ मतलब मिक्स चीज़ें चल रही हैं। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है जो कि स्पेसिफिकली इस टाइम चंद ऐसी ऐप्स हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, तो वो उस पर जो उनका अपीयरेंस है उनको कोई ऐसा मैसेज दें जो उनकी ज़िंदगी में, जो उनकी अमली ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाए इन सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू। कि मैं यही चाह रही हूँ कि आप हमारे नौजवान नस्ल को ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें या ऑनलाइन चीज़ें, मतलब कौन से ऑनलाइन रुझान है जिसको वो अडॉप्ट करके ना सिर्फ बिज़नेस टाइकन या अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं बल्कि उनका ब्रेन वर्किंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बेहतर हो सकती है। तो कुछ इस हवाले से बताइए। मैं सबसे पहली तो बात है कि थोड़ी देर की आर्जी शोहरत के लिए जो झूठ बोला जा रहा है ना, मिसाल के तौर पे पीछे एक पंजाब कॉलेज वाला इशू बना, तो एक तो वो बच्ची नहीं थी लेकिन वो हो गया और उसकी माँ भी सामने आ गई और वो बाद में क्या पता चला कि वो लाइक्स लेने के लिए। तो ये जो लाइक्स वाली दौड़ है ना, इस दौड़ से बाहर निकलें। दुनिया जो है ना
वो इससे बाहर दुनिया है। और बिल्कुल आजकल के जो सोशल मीडियम्स हैं इनको बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन रिसर्च करके, रिसर्च बेस्ड हो जाएं। आप जो बात करें उस बात के अंदर जो है आपका कल कोई ये ना कहे कि जो आपने बात की थी ये तो गलत बात थी, तो वक्ती तौर पे तो मिल जाएंगे, लेकिन आप अपनी क्रेडिबिलिटी फिर सारी उम्र के लिए लूज़ कर जाते हैं। तो मेरा तो मशवरा सिर्फ ये है कि जो मैंने पहले कहा, अपनी ज़ात के साथ सिंसियर हो जाएं, रिसर्च बेस्ड जो है वो बात करें, कामयाबी आपको लाजमी मिलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे नौजवानों में तालीम की तरफ और किताबों की तरफ वक्त के साथ साथ रग़बत ख़त्म होती जा रही है। मुझे याद पड़ता है कि एक वक्त 1980, 1977 और 90 की दहाई में बहुत से लोग किताबों से और आबीती लिखते थे। आपको कैसे याद पड़ता है? 1980 में तो आप थी ही नहीं, तो आपको कैसे याद पड़ता है? मैं एक्चुअली मेरे नाना पीर मोहम्मद अशरफ, तो मैंने उनकी किताबें बिल्कुल पढ़ी हैं, और उस टाइम लोग आबीती लिखते थे, पढ़ते थे। मैं भी बुक रीडर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रीडर्स आर लीडर्स। पर आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आ गए हैं, लाइक ये लिपसिंग करना, सिंपली बुक नहीं पढ़नी है, और उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई ऐसी, जैसे हम पेपर लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो साइटेड चीज़ें होती हैं, एक हवाले के साथ बोला जाता है। तो ये जो एक लॉ चली हुई है कि अचानक से एक फजूल सी वायरल चीज़ आती है और आप पूरी नेशन में एकदम वो आपके मोबाइल्स में रोटेट कर रही है, तो इस पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है? देखिए, हमने कोशिश तो शुरू की है। अब पीका के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ आ रहा है, जो पीका एक्ट लेकर आए हैं, पीका 16। जी बिल्कुल। तो अब उसके ऊपर इशू क्या बन रहा है कि हम तो वो लॉ लाए हैं जो अमेरिका में हैं, जो यूरोप में हैं, जो मतलब जो हम सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नेशंस कहते हैं, और उसके अंदर रीज़न यही है कि आप बाहर अगर कोई गलत बात करते हैं तो आपको उसके ऊपर जुर्माना भी होता है, आपका लाइसेंस भी कैंसिल होता है, आपके ऊपर मतलब लातादाद। तो सेम अब ये आपको यहाँ पर भी मैच्योरिटी का सबूत देना होगा, यहाँ पर भी आपको, मैंने जिस तरह पहले कहा कि चंद लाइक्स के लिए और चंद जो हिट्स हैं उनके लिए आप झूठ बोलें, उसका आपकी सारी उम्र की क्रेडिबिलिटी दाव पे लग जाती है। तो हमें बहुत, क्योंकि अब जो नया दौर आ रहा है और ख़ास तौर पे किताब दोस्ती जिस माशरे में ख़त्म हो जाती है ना, वो माशरा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि अब वो जो पुराने मीन्स थे कि आप किताब ख़रीद के ही पढ़ें, अब ऑनलाइन भी किताबें, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ऑनलाइन आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, आप प्रोडक्टिव गुजारते हैं या आप डिस्ट्रक्टिव साइट पर जाते हैं। तो ऑनलाइन भी आप अगर बुक रीडिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, बट वो हैबिट्स अपनाएं जो आपके लिए भी, आपकी ग्रोथ के लिए भी और माशरे के लिए भी अच्छी हों। राना साहब, हमारे नाजरीन को आप बहुत ही काम की बातें बता रहे हैं और इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। ये बताते चलिए कि अभी यूथ प्रोग्राम जो आपका है उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐड किए गए हैं, और हुकूमत पंजाब क्या इनिशिएटिव ले रही है, और ये सिर्फ पंजाब के लिए कि पूरे पाकिस्तान में यूथ प्रोग्राम्स लेके चल रहे हैं? यूथ प्रोग्राम पाकिस्तान का है, ये फेडरल गवर्नमेंट का है। ज़बरदस्त। और इसके अंदर हमने जिस तरह पहले कहा कि जिस तरह उसके अंदर एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इंगेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, ये 4 E's हैं जिसके ऊपर ये प्रोग्राम चलता है। फिर उसके नीचे एजुकेशन के साथ टेक्निकल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT, आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स। अच्छा, दे आर टोटली इंटर रिलेटेड। फिर अब ग्रीन इकॉनमी, जिस तरह हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ग्रीन इकॉनमी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम्स हैं, हमारा नेशनल इनोवेशन अवार्ड है कि कोई बच्चा, उसकी कोई इनोवेशन है, हम उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। तो किसी भी फील्ड के अंदर वो अगर आगे जाना चाहता है या चाहती है तो हम उसको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हम उसको पॉजिटिवली इंगेज करते हैं, उसको प्लेटफॉर्म देते हैं, और अल्लाह के फजल से हम हज़ारों नहीं लाखों ज़िंदगियाँ बना भी रहे हैं, और फ्यूचर रोड मैप में हम अब करोड़ों की तरफ जा रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात। नाजरीन, बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हो रही है और इसके साथ ही हम चलते हैं ब्रेक के, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, राना मशहूद अहमद खान साहब, और हम इनसे कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त सवालात, और आप हमारे साथ हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि हुकूमती सतह पे तो नौजवानों के लिए बड़े इक़दाम हो रहे हैं, पर फिर भी इतनी ज़्यादा सुनने में आता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ये तो है कि बच्चे में खुद में भी टैलेंट हो तो वो अपनी जगह बना लेता है, पर उसके साथ ही ये जो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट वाली साइड पर, क्योंकि एकदम से इस मुल्क
मुल्क की बहुत सी फैक्ट्रीज बंद हुई, बहुत सी जगह, मतलब देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, बहुत से मामलात ऊपर नीचे हो रहे थे। तो इसको जो हमारे नौजवान नस्ल है, इनके लिए कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब बनाई गई हैं जिसमें शामिल हो सकें, कुछ कमा सकें अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ कर सकें? सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुई। 2013 में हर जगह कहता हूँ कि जब हम आए थे, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे जी, तो उस वक्त क्या हुआ था कि पाकिस्तान में बम धमाके थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान में 22-22 घंटे की लोड शेडिंग थी। वर्ल्ड बैंक और IMF कह रहा था कि पाकिस्तान जो है अगले 2 माह में डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। हमने पाकिस्तान को ट्रैक पे चढ़ाया, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, मईशत को बहाल किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, इन्फ्लेशन को कम किया, GDP की ग्रोथ जो है रिकॉर्ड सतह पर गई जी। और फिर उसके बाद एक साजिश करके जब नवाज शरीफ साहब को यहाँ से नाअहल करके हटाया गया तो फिर पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई, रिकॉर्ड गुर्बत हुई, रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुई। हम जब दोबारा आए तो हमने वो रोना नहीं रोया कि हमारा रास्ता खोटा किया गया था। हमने फिर काम करके आज अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ की हुकूमत को जब 1 साल हो रहा है जी, तो आज पाकिस्तान में सारे इशारे मुस्बत जा रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान का रुख कर रही है, दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और एम्प्लॉयमेंट मैं आपको बताऊं, इस साल हम 10 से 12 लाख बच्चे बच्चियां ब्लू और वाइट कॉलर जॉब्स में पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ दोबारा शुरू हुई है, लाखों बच्चा पाकिस्तान में एम्प्लॉय करेंगे। तो थोड़ा सा सब्र, इंशाल्लाह ताला हर आने वाला दिन, मैं महीना साल नहीं कह रहा, हर आने वाला दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। ज़बरदस्त। राना साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि अक्सर औक़ात ही सुना जाता है कि हुकूमती नौकरियां जो हैं वो राब्तों पे मिलती हैं, और ये आम आवाम को और आम नौजवानों को कैसे यकीन दिलाया जाए कि अगर आप में टैलेंट है और स्पार्क है तो अपनी जगह बना सकते हैं? देखें, पहली तो बात है कि हुकूमत की जो नौकरी है ना, पूरी दुनिया के अंदर मॉडल क्या है कि हुकूमतें कम से कम जॉब्स देती हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स देता है। हुकूमत जो है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर सके। प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ से ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, ज़र मुबादला बढ़ता है, हुकूमत के वसाइल बढ़ते हैं, ज़खायर बढ़ते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो वो माजी में जो होता था ना, PIA क्यों बैठ गया, स्टील मिल क्यों बैठ गई कि जहाँ पे 10 की ज़रूरत थी वहाँ पे 10,000 रख दिया गया, 10,000 एम्प्लॉयमेंट दे दी गई, तो वो काम अदारे तो चल ही नहीं सकते। तो अब हम जा रहे हैं उस गवर्नेंस मॉडल की तरफ जिसके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं कि कम से कम बोझ हुकूमत के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें, उनको मौका दें, उनको एक एनवायरनमेंट दें और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर जॉब्स की कमी नहीं रहेगी। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा राना साहब, सुनने में भी आया और देखने में भी आया, पाकिस्तानी नौजवान दे आर लाइक क्रेज़ी फॉर द गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के नाम से ना, इस तरह से। तो वो उस तरह से उनको मतलब सीट्स, आपको पता है बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो बच्चे हमारे कहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, सुकून से ज़िंदगी गुजारें, काम करें हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो वो ये कैसे पॉसिबल है कि इसमें सीट्स इन्हांस की जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें? पहली तो बात है कि अब करके खानी पड़ेगी, जो काम करेगा क्या वही कहीं रहेगा। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि जॉब्स हुकूमत की साइड पर कम होंगी, वो जॉब्स होंगी जिनकी बहुत शदीद ज़रूरत है और वो मेरिट की बुनियाद पर होंगी। अब वो सिफारिश वाला कल्चर नहीं चलना, मेहनत के ऊपर जो बच्चा बच्ची कहीं पर भी बैठा है, अगर उसमें काबिलियत है तो वो मेरिट पर आएगा और आएगी। और इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ, इंशाल्लाह ताला ये कल्चर हम बदल रहे हैं, सिफारिश का कल्चर बदल रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत ही खूबसूरत बात। राना साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रही हूँ आपसे, और वो ये है कि नौजवानों में इस टाइम बहुत से इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत से इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और बहुत से वाइस चांसलर और साथ ही साथ नौजवानों को भी अप्रिशिएट करते रहते हैं। तो हमारे जो नौजवान नस्ल है वो इस टाइम पाकिस्तान का मतलब ऐसा हम देखते नहीं है रुख, बहुत सा ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों में भी है। क्योंकि मैंने देखा और मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि बच्चियाँ सुबह, कॉलेजेस की बच्चियाँ जिनकी उम्र 16-17 साल है और वो कॉलेज में पता नहीं
बंक करना बोलते हैं और वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए बच्चे। तो आपको लगता है कि क्योंकि आप इस टाइम यूथ प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, आप चेयरमैन हैं, तो इस पे भी कंट्रोल पाया जाए? और स्पेसिफिकली ये जो ड्रग माफियाज़ हैं और ये जो लोग हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे रोकथाम करने की ज़रूरत है। इस वक्त नो टॉलरेंस है। जो ड्रग्स के अंदर हैं उनको, जो माफियाज काम कर रहे हैं, अगर आप देखें तवत्तर से उन पे हाथ डाला जा रहा है। और राणा साहब, स्कूल कॉलेजेस की हद तक भी ये चल रहा है मामला। मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। पहले तो बात है कि जो सप्लाई चेन है हम उसको रोक रहे हैं, हम उस पर हाथ डाल रहे हैं, कोई सिफारिश नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं जी। और दूसरा, स्कूलों कॉलेजों के अंदर, मैं ख़ुद भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, आई नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस मैनेंस कि किस तरह ये बच्चों को उनकी ज़िंदगियां तबाह करता है। तो हम स्कूलों के लिए भी एक प्रॉपर SOPs बना चुके हुए हैं। पीछे से सप्लाई चेन भी बंद होगी आगे भी। और तीसरी बात है कि ये बच्चे और बच्चियां लगते क्यों हैं? फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, डिस्पेयर है। तो जब माशरा खुशहाली की तरफ जाता है, जब माशरे के अंदर बेहतरी आती है, तो फिर ये वाली वाइसेस भी कम होना शुरू हो जाती हैं। तो हम हर तरह के वो स्टेप्स ले रहे हैं जिनकी वजह से हम बच्चे और बच्चियों को एक अच्छा मुस्तकबिल भी दे सकें, एक मैसेज ऑफ होप भी दे सकें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि डिस्पेयर और होपलेसनेस से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं, पर हमारे माशरे में अभी भी नौजवानों के लिए बहुत क्रिएटिविटी है, पॉजिटिविटी है और बहुत प्रोडक्टिविटी है। जो करना चाहें तो वो बहुत बेहतरीन, इवन सोशल मीडिया का या अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल कर वो कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी आपका अदारा लेके आया और पाकिस्तान में सारे डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिफरेंट सेक्टर्स में नौजवानों को हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऐसा बेहतरीन और ज़बरदस्त है जिसमें स्कॉलरशिप बेस पे स्टूडेंट्स को बाहर भेजा जाए या इस तरह के एकदम? देखें, मैंने जिस तरह बताया ना, हमारा जो डिजिटल यूथ हब बन रहा है, जो पोर्टल बन रहा है जी, उसमें वो तमाम स्कॉलरशिप्स जो दुनिया भर में अवेलेबल हैं और जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वो अब एक जगह पे अवेलेबल होंगे और इस 28 तारीख को इंशाल्लाह वो लॉन्च हो जाएगा। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी मैं बच्चों और बच्चियों से कहूँगा कि जाके विज़िट करें और वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़, मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स भी हैं कि आपकी तालीम भी 100% फ्री है, आपका रहने का ख़र्चा भी 100% फ्री है उसके अंदर, और आपको उसके अलावा स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं, जर्मनी, हंगरी, तो वो तमाम जितने भी हैं वो हम सब के सब चाइना के अंदर, तो हम वो सारे के सारे वहाँ पर जाएं और अपनी ज़िंदगियाँ बनाएं। राना साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की और नौजवानों को बड़ा अच्छा पैगाम दिया, पर मेरे ख्याल से साथ ही साथ नौजवानों को अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो फारिग वक्त का औकात कार हैं, उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस तरह के इक़दाम ले रही है जिसमें आपको रहने की भी जगह दी जा रही है, आपको आपके पढ़ाई के खर्चे भी हो रहे हैं, तो उसके बाद जो आपका बाकी टाइम है, अगर वो मेरे ख्याल से उसको बहुत प्रोडक्टिव गुजारें तो वो एक टाइम पर मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन सकते हैं। सो यू आर माशाल्लाह इंस्पिरेशनल पर्सन फॉर अवर यूथ एंड अवर यंग जनरेशन। और आज हमने बड़े ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सवालात किए और आपने बड़े खूबसूरत जवाब दिए हमें, जो कि स्पेसिफ़िकली ये प्रोग्राम नाज़रीन डिज़ाइन किया गया हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। वी आर ऑल द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और राना साहब, आप जैसे जब इंस्पिरेशनल लोग, जब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और आप फ़ख्र हैं पाकिस्तान का, आप हमेशा अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ। और आई रिमेंबर नाजरीन के कोई 5-6 साल पहले ही गिव मी द अवार्ड इन माई यूनिवर्सिटी। तो जब अप्रिसिएशन होती है तो वो बहुत आप ग्लो करते हैं, बहुत शाइन करते हैं और इसी से माशरा खूबसूरत होता है और तरक्की भी करता है। अच्छा राना साहब, हमें ये बताते चले कि आप पंजाब में और लाहौर में बड़ा अरसा रहे हैं, तो अब आप इस्लामाबाद भी होते हैं, तो आप लाहौर को मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा जी। वो लोग कहते हैं ना लाहौर है। हाँ, तो जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। तो लाहौर जो है, इसकी मोहब्बत, इनके लोगों की मोहब्बत, तो मैं बहुत मिस करता हूँ जी। और पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जिसके खाने आपको बहुत पसंद है? स्पेसिफिक फूड कोई बताइए हमारे नाज़रीन को। अब यहाँ से तो मैं बचपन से ही नथिया गली का चरगा बड़ा मशहूर है। हाँ, वो मिर्च वाला, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पटाखा चर, वो बिल्कुल। तो मुझे वो बहुत पसंद, और फिर गुजरांवाला के खाने स्पेशली जाके खाने, और फिर मतलब मैं शुरू से ही फूड लवर हूँ। निहारी और वो जो बोंग और इस तरह की सब चीज़ें जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं। हाँ बिल्कुल वो, और फिर फैसलाबाद की बिरयानी, तो मतलब जहाँ अच्छा खाना, तो हम जाके किसी ज़माने में शौक़ था जाके खाना। जी। तो
मिस करता हूँ उन चीज़ों को। माशाल्लाह राना साहब, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट, और आप एक जैसे कि वो एक कॉल है यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, उस तरह से चल रहे हैं, और यू आर एग्जाम्पलरी पर्सन फॉर सो मेनी पीपल। अच्छा, इसके साथ ही एक क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे कि आपको पहली मोहब्बत कब हुई? बड़ा मुश्किल सवाल है, मैंने घर वापस आप इतने मुश्किल सवालों की हमारे नाजरीन को, हमारी यूथ को एम्पावर करते हैं, तो आज ये भी बताइए हमें। देखें, इंसान जो है ना, जो वो झूठ है जो कि उसको मोहब्बत नहीं हुई। तो मोहब्बत जो है, मेरा ख्याल है कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो होती रहती है। अच्छा, तो आपको राना साहब कितनी बार मोहब्बत हुई? नहीं, मैं एक पे कनात करके बैठा हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ। ये कैसे हो सकता है, आप बताएं। लेकिन मोहब्बत जो है ना, खाली किसी खातून से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत जो है वो कुदरत से मोहब्बत है, मोहब्बत अच्छे माहौल से मोहब्बत है। राना साहब, आपने तो इधर भी बड़ा पॉलिटिकल आंसर दे दिया है। ये तो बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, सियासी जवाब वो आ गया। नहीं, वो खैर मेरी वो वाली जो हिस्सा है वो भी हमेशा जवान ही रही है, और एक वक्त जब वक्त था जी, तो ठीक वक्त गुजरा है, बस अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, आपने हमें अपनी पहली मोहब्बत के बारे में नहीं बताया अभी भी, तो आखिरी मोहब्बत कौन? अब वो नानी दादी बन गई है, तो बताते हुए वैसे ही गलत लगता है। अच्छा, आपने भी नज़र रखी है कि वो भी नानी दादी बन गई है। ये कीप इट चेक्ड। अच्छा, ये जो आपका इतना बिजी माशाल्लाह स्केड्यूल है, एकदम से इस्लामाबाद और एकदम से आप लोग हमारे इतने ज़बरदस्त यूथ, अभी मरीम नवाज़ साहिबा ने भी चाइना भी हमारे यंग लीडर्स डेलीगेशन को भेजा था, और यहाँ पे भी आप लोग जो है बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। बस स्पेसिफिकली हमारे नौजवानों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके जो यूथ प्रोग्राम्स हैं, यूथ बिज़नेस लॉन्स हैं और ये डिफरेंट चीज़ें, उस पर जाके चेक करते रहा करें कि क्या क्या आजकल आ रहा है। क्योंकि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, उनकी जो फारिग वक्त में जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो उस तरह से बेहतर नहीं होती हैं और कोई इतनी प्रोडक्टिव भी नहीं होती, तो उनको शायद इसकी ज़रूरत है। अच्छा, आप अपने जब फारिग औकात में क्या करते हैं और ये जो बिज़ी स्केड्यूल है इसको कैसे मैनेज करते हैं? एक तो मेरी आदत है कि शुरू से स्टडी करने की, तो बुक रीडिंग जो है ना, और तो मैं जब भी फारिग होता हूँ कोई ना कोई किताब पढ़ना जो है ना मुझे बहुत पसंद है। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? नंबर ऑफ, मैं स्टार्ट हुआ वेस्टर्न लुई लामूर से लेके, मतलब सॉरी एनिड ब्लाइटन से, फिर लुई लामूर, फिर एलिस्टर मैकलीन, तो वो चलता रहा डिफरेंट। हमारे नौजवानों को कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे वो पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें? मंडेला साहब की जो है ना, वो जो फ्रीडम, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो अपना पाथ टू फ्रीडम जो है ना, वो आई एम नॉट टेकिंग द नेम राइट, बट मंडेला साहब को लाजमी पढ़ें, उनकी स्ट्रगल को देखें और जिस तरह वो गए। तो मैं बायोग्राफीज़ भी बहुत पढ़ता हूँ, तो मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट्स जो है वो है। राना साहब, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो नेशन है और हमारे स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो कौन से ऐसे 5 असूल ज़िंदगी में शामिल करें जिससे वो एक कामयाब इंसान भी बन सकते हैं? और हाँ, नाजरीन और स्पेशली आप अगर सियासतदान बन सकते हैं ये भी बताइएगा। कामयाब होने के लिए 5 इम्पॉर्टेंट गुड बताइएगा। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से अगर करूँ ना, कभी किसी की ग़ीबत ना करें, हिम्मत पैदा करें, मुंह पे कह दें, वक्ती तौर पे तो बुरा लगेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब बदतमीज़ होना नहीं है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब है कि अगर किसी की इस्लाह के पहलू से है तो वो बात मुंह पे कह दें, बैक बाइटिंग ना करें, ग़ीबत ना करें। दूसरी बात है, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। मेहनत से आप अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपना मुकाम बनाएं। आप इनर सेटिस्फेक्शन जब तक आपके पास नहीं है ना, आप ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। और आप कुछ भी हासिल कर लें, अगर आपने वो दयानतदारी से हासिल नहीं किया है तो वो आपकी अंदर की खलिश ही आपको मार देती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो जो आपने बात कही थी, जो कायदे आज़म ने फरमाया था ना, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, बस इसी को पल्ले बांध लें। ग़ीबत ना करें, मेहनत करें और हसद ना करें, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। आपने जो चीज़ें बताई हैं ये सारी बिहेवियरल चेंजेस में आती हैं कि फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर, देन यू विल चेंज योर द सोसाइटी। और ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। और मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, मुस्तकिल मजाज, पेशेंस मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है। मतलब देखें ना, लाइफ में
आपको सब कुछ नहीं मिलता, कनात और किसी को सब्र होना। आसमान नहीं मिलता, हाँ, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, यहाँ पे किसी को कुल कायनात नहीं मिलती। तो सब्र और कनात जी। ये हर हमारे दीन का हुक्म भी है। जी जी, तो मैं समझता हूँ अगर इनको रखें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून है। बहुत ही खूबसूरत बात। राना मशहूद अहमद खान साहब, आप माशाल्लाह अभी यूथ प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ लॉयर भी हैं। तो ये जो आपका लॉ का प्रोफेशन है, इसकी कभी ये जो सियासत का आपका एक पूरा टेन्योर चल रहा है, इसमें आपको कभी फ़ायदा हुआ इसका? कई दफ़ा जेल जाने से बचा। अच्छा, अपने केस खुद ही सेट तो फिक्स एंड डाउन, दैट्स वो इट। सियासी केसेस बनने और तो बार का मैं सेक्रेटरी भी रहा जी, बार बिल्कुल। के साथ एक, तो वो मुझे मैं वाहिद मेरा ख्याल है कि नैब के केसेस में जब बन रहे थे और झूठे केसेस थे, अल्लाह का शुक्र है, तो मुझे बार ने बहुत सपोर्ट की हुई है और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सारी ज़िंदगी हमने जिस तरह काम किया है। हमारे ख़ानदान का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि मेरे वालिद साहब भी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार थे जी। मैं भी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार था, मुझसे छोटा मेरा भाई राना असद वो भी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहा। तो इस बार ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है और कोशिश करते हैं कि हम रीपे कर सकें किसी तरह। माशाल्लाह, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की बहुत गुड बुक्स में और उनके बहुत ही करीबी आप दोस्त भी माने जाते हैं और एक खुली वर्कर भी। तो फैमिली, आपकी अपनी फैमिली में भी यू आर माशाल्लाह रिनाउंड पर्सन, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और ये काविशें आपको लगता है कि ऊपर ऊपर से की जाती हैं कि दिल से की जाती हैं? मेरी काविशों की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जिस चीज़ में आपका दिल ना हो तो वो आपको करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी, चाहे वो काम है चाहे वो मोहब्बत है। अच्छा, देखिए नाजरीन, ये सियासत से चलते चलते वहाँ लॉयर वाली और वो केसेस से चलते चलते हम फिर मोहब्बत पे आ गए। लव इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड वी ऑल बिलीव इन लव, लव इज़ ब्यूटीफुल। सो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जा रहा है और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान भी मौजूद, और राना मशहूद अहमद खान साहब ने हमें पॉलिटिक्स के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, और राना साहब आपने बड़ी अच्छी बातें बताई कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है इसकी बेहतरी होती है जब ये नेगेटिविटी से और जो इनकन्सिस्टेंसी है इससे और इन चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है किसी कौम को बेहतर करने के लिए और उनकी जो जनरेशन है उसकी मुसलसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और फिर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको भी सीखने की ज़रूरत है, और चाहे वो अपने घर का बच्चा हो या फिर बाहर का बच्चा हो, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे इंसान की ना सिर्फ जो शख्सियत है उसमें खूबसूरती आती है, बल्कि आप अपने लिए और अपनी फ्यूचर के लिए और अपने घर वालों के लिए भी कारआमद साबित होते हैं। तो आपने बड़ा ही एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया, और राना मशहूद अहमद खान साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हम जानते हैं कि आपका वक्त बहुत कीमती है, और आज का प्रोग्राम बहुत ही मुस्बत रहा, बहुत पॉजिटिव रहा, और इस पॉजिटिविटी के साथ और इस जज्बे के साथ कि हमारे नौजवान बहुत ज़बरदस्त हैं और वो कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भी, और उन्होंने बिल्कुल अपना नाम बनाया भी है और उसमें हमारे पास बेबहा नाम मौजूद हैं। पर जो यंग जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको आपसे मुसलसल एप्रिसिएशन की और मोहब्बत की तवक्को रहती है, और उम्मीद है कि आप उस पर पूरा भी उतरते हैं। राना साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, और आपने हमारे प्रोग्राम में आमद की मद हुए। और नाजरीन, इसके साथ ही हम मिलते हैं आपसे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक दीजिए डॉक्टर जवेरिया महमूद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सुबह का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर।